वेलकम बैक टू द नर्सिंग नॉलेज हब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी सीरीज का एक अनदर एमसीक्यू सीरीज जो बेस्ट रहेगा आज फार्माकोलॉजी के। तो फार्माकोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था अप टू 53 क्वेश्चंस तक। आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देख लेते हैं। द एब्रिविएशन ऑफ HS मीन्स। तो HS मीन्स जो होता है क्या मतलब होता है इसका? तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा एट बेड टाइम, सेकंड है हमारा अर्ली मॉर्निंग, सेकंड है हमारा आफ्टर मील और बिफोर मील। तो एट HS का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं होरा शोमनी। क्या होता है? होरा शोमनी होता है। तो होरा जो शोमनी होता है ये होता है हमारा बेड टाइम से रिलेटेड। अर्ली मॉर्निंग को हम लोग क्या करते हैं? अर्ली मॉर्निंग को हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं ओडी, है ना। ओडी यानी दिन में एक बार कभी भी हम लोग दे सकते हैं। और आफ्टर मील का मतलब होता है पीसी। अगर कहीं दवा में पीसी लिखा हुआ तो इसका मतलब हो जाएगा आफ्टर मील। इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट सीबम। और बिफोर मील का मतलब होता है एसी यानी एंटी सीबम। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थे, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया जो दवाओं में यूज किए जाते हैं। जीटीटी मीन्स। तो जीटीटी का क्या मतलब है? तो जीटीटी का क्या मतलब है हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ड्रॉप, सेकंड है एमएल, थर्ड ऑप्शन हमारा आउंस और फोर्थ ऑप्शन है गैलन। तो ये जीटीटी का मतलब क्या होता है? ड्रॉप्स। जनरली हम लोग जो है जीटीटी से ड्रॉप्स को डिनोट करते हैं। 56 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एक्रोनिम एंड इट्स मीनिंग इज इनकरेक्ट। तो कौन सा मीनिंग है जो इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट के लिए हम लोग देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट हमारा क्या है? पीआरएन। पीआरएन का मतलब एज पर नीड होता है, ये क्या है? सही है। सेकंड हमारा ऑप्शन है एनपीओ, नील बाय माउथ, यानी माउथ से कुछ नहीं देना, ना खाना देना है ना पानी देना है, ना खाना भी देना, ना खाना देना है और ना पानी देना है ना, दोनों क्या करना? बंद करना। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीओ पे रखते हैं। जैसे कोई डॉक्टर बोलता है कि इस पेशेंट को एनपीओ पे रखो, तो एनपीओ पे जनरली रखा जाता है जब हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो पेशेंट्स को हम लोग एनपीओ में रखते हैं 12 घंटा या फिर 6 घंटा पहले, एज पर आवर नीड, क्योंकि उस पेशेंट को एस्पिरेशन या फिर वॉमिटिंग करने लगता है। इसीलिए हम लोग पेशेंट्स का पेट क्या करते हैं? खाली रखते हैं। अगर कभी भी पेट हम लोग को खाली रखना पड़ता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एनपीओ, नील पर ओपन माउथ, है ना। नेक्स्ट अगला क्या है हमारा ऑप्शन? पीसी। पीसी को मैं पोस्ट सीबम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट सीबम। पोस्ट सीबम का मतलब क्या होता है? आफ्टर मील होता है। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है ओएस। तो ओएस जो है, ओएस डिनोट करता है हमारा लेफ्ट आई को, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? राइट आई दिया हुआ। तो ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनकरेक्ट है। इसका ओएस का जो होता है ये होता है हमारा क्या? लेफ्ट आई। ओएस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट आई। और हमारा जो है ओडी का मतलब क्या होता है? राइट आई। ओडी का मतलब क्या होता है? राइट आई। राइट आई होता है हमारा ओडी का मतलब। और ओयू मतलब हमारा क्या होता है? बोथ आई। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ओयू का मतलब क्या हो गया? बोथ आई। दोनों आंख में अगर डालना रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? ओयू लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? बोथ आई, है ना। तो बोथ आई जो लिखा रहेगा वो क्या रहेगा? ओयू लिखा रहेगा। अगर राइट आई में डालना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओडी। ओडी का मतलब होता है ओरिस डेक्स्टर, है ना। और ओएस का मतलब होता है ओरिस सिनेस्टर। सिनेस्टर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। और डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? राइट। तो इस तरह से जो हमारे आई ड्रॉप्स है इनका कुछ फुल फॉर्म होता है। तो ये हम लोगों ने देख चुका। तो 56 का क्या हो जाएगा हमारा? ओएस। ओएस जो होता है वो हमारा लेफ्ट आई को बोलते हैं ना, लेफ्ट आई को बोलते हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो 57 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एक्रोनिम एंड इट्स मीनिंग इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऐसा शब्द है और उसका जो मीनिंग है वो क्या है हमारा? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट में हम लोग देख लेते हैं क्यूडी है। तो क्यूडी हमारा क्या हो जाएगा? तो क्यूडी का जो मतलब होता है वो हम लोग क्या करते हैं? क्यूडी का जो मतलब होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्यूडी का क्या मतलब होता है? क्यूडी का मतलब क्या होता है? क्यूडी का मतलब होता है एवरी डे। अगर किसी दवा को अगर हर एक दिन देना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूडी बोलेंगे। और क्यूआईडी का मतलब क्या होता है? एवरी 4 टाइम्स इन अ डे।
तो 4 टाइम्स इन अ डे को हम लोग क्या बोलते हैं, QID बोलते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो QD का मतलब क्या हो गया, एवरी डे। और यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा हुआ है, QD का मतलब 4 टाइम्स अ डे। तो ये क्या हमारा गलत है। अगर 4 टाइम्स अ डे होना चाहिए थे, यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमारा, QID लिखना चाहिए था। 4 टाइम्स अ डे को हम लोग क्या बोलते हैं, QID बोलते हैं। और बिड का मतलब क्या होता है हमारा, 2 टाइम्स अ डे। तो ये क्या है, सही है। HS क्या है, बेड टाइम सही है। और QH यानी एवरी आवर, ये भी क्या हमारा सही है। तो QID और QD में हम लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस 57 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए नंबर, है ना। तो ए नंबर जो है हमारा वो क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो ये हमारा क्या कहता है, द फिजिशियन मेडिकेशन दैट ऑर्डर्स एज लेसिक्स 40 mg। तो लेसिक्स क्या है हमारा, फ्रूशमाइड है। क्या है हमारा, फ्रूशमाइड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्या, फ्रूशमाइड है ना। फिर लेसिक्स क्या है हमारा, डायूरेटिक्स है। डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारा जो यूरिन जो है एक्सक्रीशन है उसको क्या करता है, बढ़ा देगा, है ना। उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो लेसिक्स 40 mg IM क्या है हमारा, स्टैट लिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेस्क्रिप्शन बाय अ नर्स। तो स्टेट का क्या मतलब होता है और नर्स इससे क्या समझेगी, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 40 mg लेसिक्स टू बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली। हम लोग क्या करेंगे, स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो भी दवाएं हैं उसको क्या देना, तुरंत देना है और ओनली वंस टाइम देना है। तो वंस एंड इमीडिएटली। स्टेट का मतलब क्या होता है, यही चीज होता है कि वंस टाइम देना है और इमीडिएटली देना है, यानी एक बार देना और ये तुरंत देना है। तो स्टेट का मतलब ये होगा। बाकी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 40 mg टू बी एडमिनिस्टर्ड एज सिंगल डोज एंड व्हेन द पेशेंट नीडेड। तो सिंगल डोज देना है और कब देना है, जब पेशेंट नीड करेगा। तो इसके लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं कौन सा, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं PRN, एज पर नीड। जैसे ये दर्द की दवाई, आफ्टर ऑपरेशन क्या होता है, हम लोग PRN देखते हैं, डाइक्लोफेनिक को। जब दर्द करता है तब देंगे और सिंगल डोज देंगे। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 40 mg लेसिक्स टू बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर मील। तो आफ्टर मील के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, PC यूज करते हैं, पोस्ट सीबम। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 40 mg लेसिक्स टू बी एडमिनिस्टर्ड बिफोर मील। तो बिफोर मील के लिए हम लोग एंटी सीबम यूज करते हैं, AC यूज करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 59 देख लेते हैं। तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ ड्रग दैट कैन बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो IM में हम लोग सबसे ज्यादा कितना ml वॉल्यूम दे सकते हैं ना, कितना ज्यादा इंजेक्शन दे सकते हैं वॉल्यूम में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा इसमें, 2 ml, 5 ml, 10 ml और 20 ml। तो हम लोग IM के थ्रू मैक्सिमम जो है हम लोग कितना ml दे सकते हैं, 5 ml दे सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 60, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू। तो 1 टेबल स्पून जो है वो क्या होता है, टेबल क्या होता है, बड़ा होता है। तो टेबल और टी स्पून में आदमी जनरली कंफ्यूज होता है। तो टी स्पून जो होता है वो क्या, टी क्या है, छोटा हो जाएगा, और टेबल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो टी स्पून के लिए क्या होता है, 5 ml यूज करते हैं। और टेबल स्पून के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 50 ml हम लोग यूज करते हैं। 15 ml हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ध्यान देना है। तो टेबल स्पून हमारा क्वेश्चन पूछा है, तो टेबल स्पून क्या हो जाएगा, टेबल स्पून बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर जो है 15 ml हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आगे अब हम लोग देखते हैं 1 टी स्पून। तो टी स्पून जो होता है वो कितना होता है, वो 2 टी स्पून पूछ रहा है, सॉरी 2 टी स्पून इज इक्वल टू। तो अभी मैं बताया था तो 5 दूना का 10 हो जाएगा। तो 10 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 10 ml हमारा आंसर हो जाएगा। इन सब में कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, 1 पिंट पूछ रहा है। तो 1 पिंट जो होता है वो क्या होता है हमारा, 1 पिंट इक्वल टू 500 ml, यानी आधा लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 पिंट बोलते हैं। अब देख लेते हैं, डोज ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज। तो सैलिसिलिक एसिड जो होता है इसका डोज पूछ रहा है। तो सैलिसिलिक एसिड का जो डोज होगा वो कितना होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसका डोज जो होता है ये मैं पढ़ा चुका हूँ फार्माकोलॉजी में। तो ये कितना होता है, 10 mg पर kg डोज होता है हमारा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का। आगे अब हम लोग चलते हैं ड्रग डोज कैलकुलेशन। तो ड्रग डोज जो है अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये
अच्छे से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स एन इन्फ्यूजन ऑफ 1800 ml ओवर 24 आवर्स, यानी with half of this amount to be infused in first 10 hour, the client should receive how many milliliters of IV fluid per hour for the first 10 hours। तो अब हम लोग को ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं समझा देना चाहता हूँ हिंदी में। तो एक पेशेंट है जिसको 1800 मिलीलीटर देना है, पूरा टोटल पानी चढ़ाना है हमको, ठीक है। ठेठ भाषा में बात की जाए तो पानी चढ़ाना है कितना, 1800 ml 24 घंटे में, जिसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है कि आधा जो है, तो 1800 का आधा कितना हो जाएगा, 900 ml। 900 ml जो है उसको चढ़ाना है 10 घंटे में। तो इसका जो हाफ है उसको कितने में चढ़ाना है, 10 घंटे में चढ़ाना है। तो पूछ रहा है कि 1 ml में, यानी 1 घंटे में हम लोग कितना पानी चढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो 1 घंटे में जो है कितना ml हम लोग पानी चढ़ाएंगे, तो 10 घंटे में हम लोग को कितना चढ़ा है, 900। तो 1 घंटे का कितना हुआ, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 900 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 90 ml। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 ml हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 90 ml क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, टोटल कितना था, 1800 था, इसका आधा किया है ना। ये पूछ रहा है कि 1800 ml जो है 24 घंटे में चढ़ाना है। तो मतलब क्या हुआ कि 1824 घंटे में, लेकिन उसका आधा जो है 10 घंटे में चढ़ाना। तो आधा कितना हुआ, 900। अब बटा में क्या कर देंगे, 10 घंटे तो 1 घंटे में निकल जाएगा। तो 1 घंटे में 90 ml जो है चढ़ाना है। ये सारा चीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। द फिजिशियन मेडिकेशन ऑर्डर रीड्स एज 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल, 500 मिलीग्राम हम लोग को देना है, ठीक है। The available dose in hand is paracetamol 200 mg in 5 ml। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग पैरासीटामोल 5 ml देते हैं तो कितना मिलता है, 200 मिलीग्राम मिलता है पैरासीटामोल। तो अगला हमारा क्या कर रहा है, हाउ मेनी ml ऑफ ड्रग हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अचीव डिजायर्ड डोज। तो कितना ml देंगे कि 500 मिलीग्राम मिल जाए। तो बहुत आसान सवाल है। कहने का मतलब क्या है कि पैरासीटामोल 500 mg देना है। तो 400 mg देने के लिए हम लोग को कितना देना पड़ेगा, 400 mg के लिए कितना हो जाएगा, 10 ml हो जाएगा, उसको जस्ट दुगना कर देंगे। और 100 ml देने के लिए 100 mg देने के लिए और 2.5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 12.5। तो 12.5 ml अगर कहीं पे भी आंसर होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 का हमारा क्या हो जाएगा, 12.5 ml। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो हमारा क्या क्या है, 66वां क्वेश्चन। द नर्स नीडेड टू एडमिनिस्टर 0.5 mg डाइजॉक्सिन ओरली। कितना देना है, 0.25 mg देना है डाइजॉक्सिन का। द अवेलेबल डोज इन हैंड इज 0.5 mg। तो हाउ मेनी टैबलेट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अचीव द डिजायर्ड डोज। कितना टैबलेट देंगे कि उतना डोज जो है उसको मिल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 0.25 देना है और अवेलेबल कितना है, 0.5। तो जस्ट उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे तो मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ टैबलेट। अगर हम लोग हाफ टैबलेट दे देंगे तो क्या होगा, 0.25 mg डाइजॉक्सिन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगला अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ पेशेंट एट होम। कम्युनिटी हेल्थ के नर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है केयर एक पेशेंट को। The patient has to take 15 ml lactulose before bedtime। 50 ml क्या करना है, लैक्टुलोज लेना है। वैसे लैक्टुलोज हम लोग क्या करते हैं, कब देते हैं, कॉन्स्टिपेशन के समय देते हैं। कब देते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी अगर कब्ज रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, लैक्टुलोज देते हैं। बेड टाइम एवरी डे, बिफोर बेड टाइम एवरी डे, तो एचएस में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन अ पेशेंट रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ लैक्टुलोज 15 ml फॉर अ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 15 ml कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 15 ml के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी स्पून लिखेंगे कि टेबल स्पून लिखेंगे। तो मैं बता चुका हूँ 15 ml के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 टेबल स्पून क्या करेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 68। अ पेशेंट हैज अ बॉटल ऑफ लिवोथायरोक्सिन। लिवोथायरोक्सिन जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस में, हाइपोथायरोडिज्म में। तो हाइपोथायरोडिज्म में हम लोग क्या करते हैं, लिवोथायरोक्सिन का इस्तेमाल करते हैं।
इसका कितना देना है 50 मिली सेंटीग्राम इसको डोज है ना। द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड कितना 75 मिली सेंटीग्राम, तो डॉक्टर ने कितना लिखा है 75 मिली सेंटीग्राम लिखा है और अवेलेबल कितना है 50 मिली सेंटीग्राम। तो कितना टैबलेट देंगे जिससे कि उसको 75 मिली सेंटीग्राम मिल जाए, तो ऑब्वियस सी बात है एक और आधा देंगे तो मिल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1.5 टैबलेट, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, खुद से दिमाग लगाना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 69 देख लेते हैं। डेक्सामेथासोन 8 मिलीग्राम इन 100 ml ऑफ NS इज इन्फ्यूज्ड ओवर 60 मिनट। तो 60 मिनट में हम लोग को कितना देना है 100 ml देना है। द ट्यूबिंग हैज अ ड्रिप फैक्टर ऑफ 15 GTT पर ml, तो 15 ड्रॉप्स, GTT को हम लोग क्या बोलते हैं ड्रॉप्स बोलते हैं। हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट हैज टू बी सेट इन इन्फ्यूजन पंप, तो कितना ड्रॉप जो है फैक्टर हम लोग सेट करेंगे इन्फ्यूजन पंप में ताकि वो हमारा जो है डिजायर्ड डोज मिल जाए। तो ड्रॉप्स पर मिनट्स को निकालने के लिए, ड्रॉप्स पर मिनट्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे किससे ड्रॉप फैक्टर से, और डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम से जब हम लोग ड्रॉप फैक्टर को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो निकल जाएगा। तो काटते हैं तो कटम कटिम करेंगे तो कितना होगा 4 और भागा क्या हो जाएगा 25। तो अगर हम लोग 25 ड्रॉप पर मिनट देंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा 8 mg जो है डेक्सामेथासोन 100 ml में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 70 की ओर। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स इन अ पेशेंट, तो रैपिड रिस्पॉन्स देना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा देते हैं, ओरल देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे, सबक्यूटेनियस देंगे या सबलिंगुअल देंगे। तो सबसे रैपिड रिस्पॉन्स इन सभी में क्या देंगे हम लोग देखेंगे, सबलिंगुअल में मिलता है सबसे रैपिड रिस्पॉन्स। सबलिंगुअल में हम लोग क्या देते हैं NTG देते हैं ना, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, तो नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, सबलिंगुअल देंगे। और इसमें क्या होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, यानी डायलेट करने का मतलब क्या हो जाएगा फुला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। तो द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इज नोन एज, ये भी मैं फार्माकोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ। ADME आदमी जो होता है वो हम लोग किस में देखते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जहां भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कैन नॉट परमिएट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन, तो पैसिव डिफ्यूजन से कौन सी चीजें जो है नहीं जा सकती हैं, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्या है लिपिड सॉल्युबल, पहला क्या हमारा लिपिड सॉल्युबल है, तो लिपिड सॉल्युबल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा चला जाएगा। सेकंड क्या है हमारा नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंस, तो नॉन आयोनाइज्ड सब्सटेंस भी होता है वो क्या होता है चला जाएगा। अगला क्या है हमारा ऑप्शन दैट इज हमारा क्या है हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, तो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है वो भी क्या हो जाएगा चला जाएगा। और जो हमारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होगा वो नहीं जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, क्या हो जाएगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन्स में कौन सा तो लिपिड होता है, क्या होता है लिपिड होता है। तो लिपिड जो होता है यानी लिपिड में घुलने वाली चीजें क्या क्या हो सकती है, लिपिड सॉल्युबल होगा, नॉन आयनाइज्ड रहेगा वो लिपिड सॉल्यूशन में जल्दी पास हो जाता है, हाइड्रोफोबिक जो रहेगा वो जल्दी पास हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोफिलिक जो रहेगा यानी जो फिलिक का मतलब क्या होगा वाटर लविंग, तो वाटर लविंग जो होगा वो लिपिड सॉल्युबल में पास नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। तो हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंस रहेगा वो क्या होगा सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं थ्रू किडनी, सलाइवा, स्वेट, फीकस और एक्सेडियर, इन सभी के द्वारा तो जो है हमारा क्या होता है ड्रग्स निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा निकलेगा यूरिन के थ्रू यानी किडनी के थ्रू। आगे अब हम लोग चलते हैं द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ पे होता है ये हम लोग का क्वेश्चन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक, गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है चाहे फूड का या फिर ड्रग्स का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में इलियम पार्ट में, कौन से पार्ट में इलियम पार्ट में। क्यों होता है क्योंकि उसमें विलाई प्रेजेंट्स होते हैं, तो विलाई जो होता है एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सरफेस एरिया को क्या करता है बढ़ा देता है। आगे चलते हैं द मैक्सिमम सोडियम एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट,
तो सोडियम मैक्सिमम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, तो मैक्सिमम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो इसका मैं एक अच्छा सा डायग्राम आप लोग को बना देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये किसकी बात कर रहा है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? प्रॉक्सिमल डिस्टिल की ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड डिस्टिल ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले। तो ये क्या हमारा यहाँ पे क्या है? ये है हमारा ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये क्या हमारा ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे क्या हमारा पीटी है ना, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूल है। तो पीसीटी या फिर कहीं कहीं पे आप लोग को पीटी भी देखने को मिलेगा। ये क्या हमारा ये जो है ये है हमारा ये जो पूरा पोर्शन है जिसको मैं अभी दर्शा रहा हूँ, ये क्या है हमारा लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। और ये क्या हमारा डीसीटी या फिर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ डीटी यानी डिक्सल ट्यूब्यूल या फिर डिक्स्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये था हमारा ऑप्शंस। तो देख लेते हैं मैक्सिमम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो जितना होता है मैक्सिमम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन वो कहाँ होता है? पीटी में यानी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। तो इन सभी पोर्शंस में हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम सोडियम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में होगा। ये जो कप लाइफ स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस बोलेंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीटी बोलते हैं। ये हमारा लूप ऑफ हेनले है और डीटी है। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 75 करेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा क्या? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अगला देखते हैं द क्लाइंट ऑन Comarin theory should be instructed to avoid which of the following over the counter medication। तो कोई जो है आदमी कोमोरिन थेरेपी पे है तो उसको कौन सा जो है ओटीसी नहीं लेना, ओवर द काउंटर मेडिकेशन को अवॉइड करना यानी उससे बचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एनएसएआईडी। एनएसएआईडी का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सेकंड क्या है हमारा? हिस्टामिन ब्लॉकर्स। थर्ड हिस्टामिन ब्लॉकर्स। और थर्ड हमारा क्या है? फोर्थ क्या है हमारा? लैक्सेटिव्स। तो जो भी आदमी कोमरीन थेरेपी पे होता है वो सभी को बचना चाहिए। किससे? उन सभी को बचना चाहिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? एट्रोपिन इज यूजफुल इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजनिंग होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो पॉइजनिंग होता है उसका एंटीडोट क्या होता है? हमारा एट्रोपिन होता है। तो इसका एंटीडोट क्या हो जाएगा? एट्रोपिन है। तो एट्रोपिन हम लोग क्यों देते हैं ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो एट्रोपिन क्या करता है जिससे ये अच्छे तरीके से काम करता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। एट्रोपिन भाई क्या करेगा? रीएक्टिवेट्स एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो एसीएच को क्या करता है? रीएक्टिवेट करता है। अगला क्या है? कंपीट्स विथ एसिटाइल कोलिन रिलीज। कंपीट करेगा किससे? एसिटाइल कोलिन रिलीज से क्या करेगा? कंपीट करता है। और बाइंड्स विथ बोथ निकोटोनिक एंड मस्करेनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, है ना। और क्या करेगा? इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कंपटीशन करता है किससे? एसिटाइल कोलिन से, है ना। एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या करेगा? एसीएच यानी एसिटाइल कोलिन को क्या करता है? इसके वर्क को क्या कर देगा? रोक देगा। माय मिस्टेक हियर। 77 का क्या हो जाएगा? डी, है ना। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगला अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे हमारे एंटीबायोटिक्स एंड सेंसिटिविटी से। तो देख लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा। Which test result a nurse review to determine if the antibiotic prescribed for the patient will be effective or not। तो कभी भी अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। तो सेंसिटिविटी टेस्ट में हम लोग को पता चल जाता है कि वो जो पेशेंट है वो उस एंटीबायोटिक से कहीं रेजिस्टेंट तो नहीं है, सेंसिटिव तो नहीं है। सेंसिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग उस दवा को देते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें रिएक्शन डेवलप हो जाए। तो अगर रिएक्शन डेवलप हो जाएगा तो हम लोग उस दवा को नहीं देते हैं। जनरली हम लोग कभी भी पेनिसिलिन चलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। सेंसिटिविटी टेस्ट कैसे करते हैं? हाथ में हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा इंट्राडर्मल जो पेनिसिलिन है उसको हम लोग क्या करेंगे?
इंजेक्ट कर देंगे और कुछ एरिया को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देते हैं। अगर ये जो एरिया जहाँ पे हम लोग इंजेक्शन दिए हैं वो एरिया मार्क किए हुए एरिया से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, यानी फूल जाए, इतना फूल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन क्या है, सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दवा नहीं चलाते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन हमारा क्या क्या है। फर्स्ट हमारा क्या है, सेरोलॉजिक टेस्ट। क्या करेंगे, सेरोलॉजिक टेस्ट कराएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीरम ऑस्मोलैरिटी ये भी नहीं कराते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे और सेडिमेंटेशन रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी टेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। Which of the following statement is not correct about cephalosporin? तो cephalosporin के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो नॉट करेक्ट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियो दो वर्ड आता है, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, और एक होता है हमारा बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। जो साइडल होता है वो क्या करता है, साइडल से ही नाम हो जाएगा क्या, बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा। और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, क्या करेगा, ग्रोथ को रोक देता है। तो जो भी उस संख्या को नहीं बढ़ने देगा तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल क्या करता है, बैक्टीरिया को ही मार देता है। कैसे मारेगा, उसके सेल वाल को क्या कर देगा, तोड़ देगा, प्रोटीज इनहिबिटर को क्या देगा, डीएक्टिवेट कर देता है। तो इन सभी बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा वो बैक्टीरिया को मार सकता है। तो बैक्टीरियोसाइडल जो होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देगा। और बैक्टीरियोस्टेटिक जो होता है वो क्या करेगा, हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ को क्या कर देगा, रोक देगा। तो जो सिफेलियोस्पोरिन्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, दे आर बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर। तो अभी मैं जस्ट बताया हूं कि सिफेलियोस्पोरिन्स क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल होंगे, यानी बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो दो तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैक्टीरियोस्टैटिक। और आगे देख लेते हैं, दे आर बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये क्या है, सही है। दे हैव वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी देन पेनिसिलिन, ये भी क्या है हमारा, सही है। और सिफेलोस्पोरिन वर्क्स बाय इंटरफेयरिंग विथ सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, तो ये भी क्या है, सही है। अभी मैं बताया कि सेल वॉल को जब मारते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाएगा। उसका जो भी पावर रहता है बैक्टीरिया का किसके दम पे उड़ता है, वो सेल वॉल के दम पे उड़ता है। उसके पास सेल वॉल के अलावा कोई पावर नहीं है। अगर उसका सेल वॉल खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया समझिए कि वो मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 80 which of the following amino glycoside antibiotic has broadest spectrum of antibacterial action? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पूछ रहा है अमीनो ग्लाइकोसिड। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या क्या हो जाएगा, अमीकासिन है, जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है और स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो इन सभी में से जो सबसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा होता है किसका, अमीकासिन का। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। Which of the following tetracycline antibiotics did not require dose reduction in patient with renal failure? तो जिनका भी रीनल फेलियर है उन समय में जनरली क्या करते हैं, हम लोग डोज को कम करते हैं। क्यों डोज को कम करेंगे, क्योंकि क्या होगा, हमारा पेशेंट जो होगा, मैक्सिमम जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या होता है, रीनल टॉक्सिक होते हैं। क्या होते हैं, रीनल टॉक्सिक होते हैं। तो ऐसा कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो रीनल टॉक्सिक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डॉक्सीसाइक्लिन, मेक्लोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और मेथासाइक्लिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन जो हमारा क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ऐसा टेट्रासाइक्लिन है जो कि रीनल टॉक्सिक नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में, इसके बारे में साइड इफेक्ट्स और मैकेनिज्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 82। मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या है, मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट पूछ रहा है। तो मेट्रोनिडाजोल जो है वो किस कौन से ऐसे एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स है जिसपे वो काम नहीं करता है, काम नहीं करेगा, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। फर्स्ट, हेलियोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन। फर्स्ट हमारा क्या है, हेलियोबैक्टर पाइलोरी इरेडिकेशन। सेकंड क्या है,
सूडोमोनास कोलाइटिस, थर्ड क्या है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। तो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया पे क्या करेगा मेट्रोनिडाजोल कभी भी काम नहीं करता है। और फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या है अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। तो 83 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो ग्लाइकोसाइड हैज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी जो है कौन करा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अमीकासिन, सेकंड कैनामाइसिन, जेंटामाइसिन और हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अमीकासिन। अमीकासिन जो है वो हमारा क्या करा सकता है जो है ऑटोटॉक्सिसिटी करा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सा ड्रग कराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल जो है वो क्या कराता है ग्रे बेबी सिंड्रोम कराता है। ये ग्रे बेबी सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को दर्शाता है। ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो कि हम लोग का क्या करेंगे ग्रे बेबी सिंड्रोम कराते हैं। अगला अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया एक्सेप्ट। तो कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया का ग्रोथ को नहीं रोकता है किसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या है फर्स्ट अमीकासिन, सेकंड जेंटामाइसिन, थर्ड क्लिंडामाइसिन और फोर्थ हमारा सेफोटॉक्सिन। तो इसका क्या हो जाएगा सेफोटैक्सिन। तो सेफोटॉक्सिन एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एक ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो कि बैक्टीरिया को प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा नहीं रोकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कोट्रॉक्सिमाजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू ड्रग। तो कोट्रॉक्सिमाजोल जो है वो किसका जो है हमारा कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट हमारा क्या है सल्फोनामाइड एंड पेनिसिलिन, सेकंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मेथोक्साजोल, थर्ड क्या है ट्राइमेथोफॉर्मिन एंड सल्फामेक्साजोल और टेट्रासाइक्लिन एंड कार्बोक्साजोल। तो इसका क्या है जो कोट्रॉक्सिमाजोल है ना। तो जो क्लोट्रॉक्सिमाजोल है वो किसका एग्जांपल है ये किससे किससे मिलके बना है ट्राइमेथॉर्फिन और सल्फामेथासोक्सोल से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड पेनिसिलिन। तो ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इन्फेंट्स। तो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं इन्फेंट्स में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, थियोफाइलिन, बार्बिटूरेट्स और क्लोरोक्विन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है इन्फेंट्स में हम लोग नहीं देते हैं। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो कौन सा ऐसा पेनिसिलिन है जिसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है पोटेशियम फेनेथिलिसिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन, प्रोक्रेन पेनिसिलिन जी और बेनेथामिन पेनिसिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो बेंजाथिन पेनिसिलिन जो होता है वो सबसे ज्यादा देर तक काम करता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। तो 89 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पेनिसिलिन। तो नेचुरल पेनिसिलिन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का देख लेते हैं एम्पिसिलिन, सेकंड बेंजाइल पेनिसिलिन जी, थर्ड बेंजाथिन पेनिसिलिन जी और हमारा क्या है प्रोक्रेन पेनिसिलिन जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एम्पिसिलिन जो होता है वो हमारा नेचुरल सोर्स का नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। तो 90 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स इन मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ अमेबिक डिसेंट्री। तो अमेबिक डिसेंट्री में हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं सिफोटॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल और ओफ्लॉक्सासिन। तो अमेबिक डिसेंट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेट्रोनिडाजोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 ड्रग यूजफुल अगेंस्ट बैक्टीरियल रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इंक्लूड्स। तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंट के लिए कौन सा पेनिसिलिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है सिफेलोस्पोरिन, फर्स्ट क्या है सिफेलोस्पोरिन, सेकंड एरिथ्रोमाइसिन, थर्ड अमोक्सिसिलिन और फोर्थ बोथ ए एंड बी। तो हम लोग क्या करते हैं बोथ ए एंड बी इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के लिए। जो है पेनिसिलिन से अगर बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाएगा यानी सेंसिटिविटी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो हम लोग दो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं कौन कौन सा सिफेलोस्पोरिन और एरिथ्रोमाइसिन। अगला अब हम लोग चलते हैं एंटीसिपेटरी नोजिया वोमिटिंग ऑकर्स। तो जो होता है एंटीसिपेटरी नोजिया वोमिटिंग्स क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो एंटीसिपेटरी जब भी हम लोग
जब दवा चलाते हैं, है ना, जो कीमोथेरेपी अगर हम लोग चलाते हैं तो वो क्या होता है हमारा, क्या करेगा हमारा, वो क्या करता है, एंटीसिपेट्रिन नोजिया एंड वोमिटिंग क्या होता है, कीमोथेरेपी से रिलेटेड होता है। यानी जब भी कैंसर होगा या कीमोथेरेपी चलेगा तो क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग होता है। ये क्या होता है, हमारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं जब हम लोग कीमोथेरेपी करते हैं। तो एंटीसिपेटरी जो नोजिया हो जाए, वोमिटिंग हो जाएगा, वो कीमोथेरेपी पे काम करता है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो देख लेते हैं। तो एंटीसिपेटरी नोजिया वोमिटिंग ऑकर्स फर्स्ट 1 वीक आफ्टर कीमोथेरेपी। कब होगा, 1 वीक आफ्टर कीमोथेरेपी। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, बिफोर कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन, कीमोथेरेपी देने से पहले। तो कीमोथेरेपी देने से पहले क्या हो जाएगा, एंटीसिपेटरी नोजिया वोमिटिंग हम लोग ऑकर होता है। और क्या है, एंडोन सिंड्रोम। तो ओंडेम, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ओंडेम बोलते हैं। ओंडेम सिंड्रोम इज एडमिनिस्टर्ड बिफोर कीमोथेरेपी टू प्रिवेंट, किसके लिए, तो ओंडेम हम लोग देते हैं किसके लिए, ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। क्या होता है, वोमिटिंग के लिए हम लोग देते हैं। मिथोट्रेक्सेट एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ, मिथोट्रेक्सेट जो होता है हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, मिथोट्रेक्सेट इस्तेमाल करते हैं किसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसका क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डोजेस कितना होता है, तो 50 mg पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गायनी लेक्चर में, है ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। तो आप लोग अगर वीडियो जाके देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर गायनी जो है हमारा पूरा जो है अपलोडेड है चैनल के प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मिथोट्रेक्सेट एक्ट्स बाय इनहिबिशन ऑफ, तो मिथोट्रेक्सेट कैसे हमारा काम करता है हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारा, अल्डोल डिहाइड्रोजनेज, अल्डेहाइड डिहाइड्रोजनेज और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो जो होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होता है, ये क्या होता है, मिथोट्रेक्सेट फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है ना। तो फोलिक एसिड को हम लोग को नहीं बनने देता है, तो ये क्या रहा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग कॉजेज हैंड एंड फुट सिंड्रोम, हैंड एंड फुट सिंड्रोम कौन सा जो है एंटी कैंसर ड्रग करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, केपसिटाबिन और मिथोट्रेक्सेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केपसिटाबिन जो है हमारा क्या करता है, हैंड एंड फुट सिंड्रोम ऑकर करता है। एंटी कैंसर ड्रग ऑफ प्लांट सोर्स, तो कौन सा एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट सोर्स का है, तो प्लांट सोर्स का कौन सा होता है, अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, विनक्रिस्टिन, सेकंड क्या है, आइसोट्रियोटिनिन, और क्या है, ब्लियोमाइसिन और मिथोट्रेक्सेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, दैट इज विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन इज ड्रग सोर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। विच व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन इन अ पेशेंट अंडरगॉन रीनल ट्रांसप्लांटेशन। तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन में अगर कोई जो है हमारा पेशेंट गया हुआ है, अगर उसको हम लोग साइक्लोस्पोरिन चला रहे हैं तो क्या होगा, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, इम्यूनोसप्रेंट, इम्यूनोसप्रेंट होगा। और हमारा क्या हो सकता है, एंटी इन्फ्लामेटरी हो सकता है, एंटी बैक्टीरियल हो सकता है, डायूरेटिक्स हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इम्यूनोसप्रेंट होगा। क्या होगा हमारा, इम्यूनोसप्रेंट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। तो 98 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन एंटीमाइक्रोबियल क्लींसर टू क्लीन द स्किन साइट बिफोर सर्जरी। तो सर्जरी को जो है, सर्जिकल साइट को अगर हम लोग को एंटीमाइक्रोबियल बनाना है, यानी क्या करना है, बैक्टीरिया फ्री करना है, तो कौन सा हम लोग सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरहेक्सिडिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लूटरल्डिहाइड और हाइपोक्लोराइड। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा क्लोरहेक्सिडिन। 0.5% हम लोग यूज करते हैं किसमें, एंटी माइक्रोबियल क्लींसर की जगह यूज करते हैं बिफोर सर्जरी। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ऑन लाइव टिश्यू टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। लाइव टिश्यू में हम लोग कौन सा चीज इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फर्स्ट क्या है, डिसइंफेक्टेंट, सेकंड क्या है, एंटीसेप्टिक, थर्ड क्या है, लोशन, और फोर्थ क्या है हमारा, स्टेराइल वाटर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइव टिश्यू में हम लोग यूज करते हैं एंटीसेप्टिक। क्या की यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एंटीसेप्टिक एंड जीआई रिलेटेड सिस्टम हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग प्रिवेंट्स ग्रोथ एंड मोल्ड्स ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ईस्ट क्या है, एक
फंजाई है, तो फंजाई के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फंजाई के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक, फंगिस्टैटिक, फंगिसाइडल और एंटी प्रोटोजोअल। तो फंगिसाइडल और फंगी स्टैटिक, तो क्या करना, ग्रोथ को रोकना है ना, तो ग्रोथ को जब रोकना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फंगिस्टैटिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फंगिस्टैटिक यूज करते हैं, है ना। अगला क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 क्या करेंगे देख लेते हैं। आइडोफोर्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फैमिली। तो आइडोफोर्स जो होता है किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, हेलोजन, सेकेंड एल्डिहाइड, फिनॉल और अमोनियम कंपाउंड। तो आइडोफोर्स क्या होते हैं? हेलोजन्स होते हैं। क्या होते हैं? हेलोजन्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर अल्कोहल टू बी वेट इन कांटेक्ट विथ एन आइटम। तो अल्कोहल को हम लोग कितना देर तक कांटेक्ट में रखेंगे कि वो जो है हमारा डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 30 सेकेंड, सेकेंड 1 to 2 मिनट, थर्ड 2 से 3 मिनट और चौथा 5 से 10 मिनट। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 30 सेकेंड तक हम लोग रखते हैं क्या, अल्कोहल को, ताकि वो क्या हो सके, डिसइंफेक्टेंट का काम कर सके। अगला क्या है हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। लैंसोप्राजोल इज नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लैंसोप्राजोल जो हम लोग किस चीज में यूज नहीं करते हैं? तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, जोलिंगर एलिशन सिंड्रोम और क्या हमारा थैलेमस हाइपरट्रॉफी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? थैलेमस हाइपोट्रोफी। तो थैलेमस हाइपोट्रोफी में हम लोग लैंसोप्राजोल का यूज नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इनहेंसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन सप्लीमेंट। तो आयरन सप्लीमेंट को हम लोग किसके साथ यूज करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, हमारा बढ़िया से अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए? तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, बेक्ड पोटैटो, सेकेंड क्या है ऑरेंज जूस, थर्ड ग्रीन बीन्स और फोर्थ क्या है फोर्टिफाइड मिल्क। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑरेंज जूस। यानी विटामिन सी के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, आयरन सप्लीमेंट को लेते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो 105 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर का जो है कौन सा एग्जाम्पल है? फर्स्ट पेंटोप्राजोल, फैमोटिडिन, रैनिटिडिन और सक्रालफेट। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटोप्राजोल। तो पीपीआई का जो जिसमें भी जोल लगा रहता है, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, तो ये एस्मोपाराजोल, तो जिसमें भी जोल लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा पीपीआई इनहिबिटर का। ये था हमारा कुछ शॉर्ट ट्रिक जो मैं बता दिया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। द ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। तो नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी इमेटिक्स। इमेटिक्स का ही मतलब क्या होता है? वोमिटिंग। तो एंटी इमेटिक्स क्या हो जाएगा? जो हम लोग वोमिटिंग होगा तब इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए, पैरेटिक्स हम लोग यूज करते हैं बुखार के लिए, और एंटीटेसेसिव जो है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हुकवर्म इज। तो हुकवर्म में कौन सा ड्रग हम लोग इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट अल्बेंडाजोल, सेकेंड बेफेनियम हाइड्रोक्सफेंटोडाइड और हमारा क्या है थर्ड मेबेंडाजोल और फोर्थ क्या है पिप्राजिन साइट्रेट। तो इसका क्या हो जाएगा? अल्बेंडाजोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस में? हुकवर्म इन्फेस्टेशन में। अगला क्या है? मिसोप्रोस्टोल, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज्ड एज। तो मिसोप्रोस्टोल जो है वो जनरली हम लोग क्या करते हैं? एमटीपी किट में इस्तेमाल करते हैं। मिफेप्रेस्टोन और मिसोप्रोस्टोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस में? तो इसका क्या हो जाएगा देख लेते हैं, यूटेराइन रिलैक्सेंट। तो यूटेराइन रिलैक्सेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसको? प्रोजेस्टेरोन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है यूटेराइन रिलैक्सेंट है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। एंटी अल्सर, ब्रोंकोडायलेटर और वेसोडायलेटर। तो मिसोप्रोस्टोल क्या है? एंटी अल्सर है। एंटी अल्सर के रूप में हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 109। ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट और रिलीफ नोजिया एंड वोमिटिंग आर नोन एज। तो इसको मैं और डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी। तो इसका क्या हो जाएगा? एंटी इमेटिक्स। ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन इज नोन एज। तो वर्म इन्फेस्टेशन में अगर हम लोग कोई ड्रग यूज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी हेलमिंथिक्स। यानी कीड़ा मारने की जो दवाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी हेलमिंथिक बोलते हैं। अगला देख लेते हैं, आउट ऑफ
द फॉलोइंग विच मेडिकेशन आर यूज्ड फॉर इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन, तो इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन के लिए कौन सा ड्रग हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 111। फर्स्ट कैथार्टिक्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, सेकंड कार्मिनेटिव्स इस्तेमाल करेंगे, एस्ट्रिंजेंट्स और एक्टिनोमाइसिटीज इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैथार्टिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटेस्टाइनल इवैक्यूएशन के लिए। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 112। इफ गट मोटिलिटी इंक्रीज्ड देन, गट मोटिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? ड्रग एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन नॉट अफेक्टेड और नथिंग डेफिनेट कैन बी शेड। तो अगर गट मोटिलिटी इंक्रीज होगा तो ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आयरन एब्जॉर्प्शन एक्टिवली इन, तो आयरन एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है देख लेते हैं। तो आयरन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टोमक में होता है, ड्यूडेनम में होगा, टर्मिनल इलियम में होगा, प्रॉक्सिमल इलियम में होगा। तो यह हमारा क्या हो जाता है? ड्यूडेनम में हमारा जो है आयरन जो है एब्जॉर्प्शन होता है। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई, तो अभी मैं बताया था कि जिसमें भी जोल लगा रहेगा, जैसे मेप्राजोल, एस्मेपाराजोल, पेंटेम्पराजोल, तो ये सारे क्या होते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं। अगला अब हम देखते हैं सुक्रालफेट इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ, तो सुक्रालफेट किसके लिए यूज किया जाता है? पेप्टिक अल्सर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सुक्रालफेट यूज करते हैं। और लैक्टोलोज कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। सुक्रालफेट क्या करेगा? कवरिंग जाकर बना लेगा, जिससे कि क्या होगा? हमारा जलन वगैरह नहीं होता है। अगला क्या है? विटामिन डी कॉजेज, तो विटामिन डी जो है वो क्या काम करता है देख लेते हैं। विटामिन डी क्या करेगा? इंक्रीजेज इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सेकेंड डिक्रीज करता है इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को। थर्ड क्या है? डिक्रीज इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। और फोर्थ क्या है? रीनल अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो ये क्या हो जाएगा? 116 का हो जाएगा हमारा ए। ये क्या करता है? इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कैल्शियम को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अगला क्या है हमारा? ऑल आर द यूजेज ऑफ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम के साथ हमेशा क्या देते हैं? विटामिन D3 देते हैं, है ना। तो D3 जनरली दिया जाता है ताकि कैल्शियम का क्या हो सके? अब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। तो 17 हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। ऑल आर द यूजेज ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एक्सेप्ट, तो एंटीहिस्टामिनिक जो होता है वो किस यूज में नहीं आता है? फर्स्ट हमारा क्या है? अर्टिकेरिया, मोशन सिकनेस, प्रूराइटिस और ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 118। एंटीहिस्टामिनिक यूज्ड इन मोशन सिकनेस, तो मोशन सिकनेस में कौन सा एंटीहिस्टामिनिक हम लोग यूज करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या है? सिट्रीजिन, सेकंड मैक्लिजिन, थर्ड हमारा क्या है? डाइफेनाड्रामिन और फोर्थ क्या है? फेक्सोफेनाडिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? दैट इज डाइफेनाड्रामिन, जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? मोशन सिकनेस के लिए। और लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 119। एंटीमेटिक्स विथ लीस्ट सीएनएस साइड इफेक्ट, तो कौन सा है ऐसा एंटीमेटिक्स है जो लीस्ट साइड इफेक्ट होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मेटक्लोप्रोमाइड, क्लोरप्रोमाजाइन और क्लोरपैराजिन और ऑन्डेनसेट्रोन। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ऑन्डेनसेट्रोन। तो ऑन्डेनसेट्रोन में हम लोग को सबसे कम सीएनएस इफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो आज जो है आरआरबी सीरीज का फार्माकोलॉजी लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट्स में, और अपने सुझाव जो भी आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के लिए आप लोग फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें नर्सिंग नॉलेज हब चैनल को। थैंक यू सो मच।